बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सुप्रीम कोर्ट ने आज पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट डालने वाले रुकने असेंबली के मामले पर दायर सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच जुमेरात को इस मामले की समाअत करेगा। सदारती रेफरेंस में लार्जर बेंच से 4 सवालों की तशरीह मांगी गई है। एक नजर इन सवालों पर डालते हैं। सवालात कुछ यूं हैं। क्या आर्टिकल 63A के तहत अरकान असेंबली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है? क्या मुनहरिफ अरकान की वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं होगा? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा या नहीं? और अगर वो नाअहल होगा तो क्या ऐसे अरकान ता हयात नाअहल होंगे? फ्लो क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद इक़दामात क्या हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सदारती रेफरेंस पढ़कर अदालत से इन मामलात पर रोशनी डालने की दरख्वास्त की है। आज की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स ये दिए कि आर्टिकल 17 सियासी जमातें बनाने के हवाले से है, जिसके तहत सियासी जमातों के हकूक होते हैं। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है। आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इंफरादी वोट की हैसियत ही नहीं। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। आइन की किस शिक के तहत से वोट डाल सकता है? आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी अहम रिमार्क्स दिए। स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाने या ना बुलाने के बारे में चीफ जस्टिस का कहना यह था कि हम असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत के कायल नहीं हैं। उनका मजीद कहना था कि वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत ने देखना है कि किस इवेंट की वजह से कोई वोट डालने से महरूम ना हो। ये तमाम असेंबली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा कि असेंबली की जंग असेंबली के अंदर ही लड़ी जाए। अदालत अभी तक असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत करने पर कायल नहीं है। अदालत सिर्फ चाहती है कि किसी के वोट का हक मुतासर ना हो। सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। सियासी जमातें बताएं वो क्या चाहती हैं। पुलिस किसी रुकने असेंबली पर हाथ नहीं उठा सकती, लेकिन रुकने असेंबली कानून तोड़ेगा तो पुलिस भी एक्शन लेगी। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। हमारे पास दस्तावेज़ात नहीं है कि 25 मार्च को असेंबली इजलास बुलाने की वजह क्या है। हमें 24 तारीख को मवाद ला कर दिखा दें। अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो गई तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लेंगे। जब्ते से गुजर का आना जाना नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। कोशिश करेंगे जल्द रेफरेंस पर अपना फैसला दें। रेफरेंस पर हुकूमती इत्तेहादों को नोटिस नहीं करे। तमाम जमातें तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देंगी। किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। मौजूदा हालात में हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत बेहतर नजर आ रहा है। ये इस वक्त की सूरत हाल हमें नजर आ रही है। जबकि दूसरी जानब बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर कौमी असेंबली का हुकूमती इक़दामात माना आर्टिकल 6 की जद में आता है और स्पीकर को चाहिए कि वो वकला के मशवरे से हुकूमती पर अमल करें। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। हुकूमत ने स्पीकर से आइन तुरवाया। हमारा बेचारा स्पीकर को मैं मीडिया के थ्रू पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। 14 दिन में ना बुला के पहला आइन का खिलाफ वर्जी अभी उसने कर लिया है। बाकी जो कानूनी और आईनी पॉइंट्स है कि मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डाले और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। राना सनारा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हुकूमत ने सदारती रेफरेंस फाइल किया है, उसकी ऑब्जर्वेशंस पर हमने बात की है। लार्जर बेंच फैसला करेगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है? क्या जो अरकान इस तरीके से पार्टियां बदलते हैं, वफादारियां बदलते हैं, उनको ताहयात नाअहली की सजा नहीं मिलनी चाहिए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग रुक सके? तो क्या फिर आप सियासी जमातों को जो है वो एक डिक्टेटरशिप में जो है वो तब्दील करना जो है वो मुनासिब रहेगा? और ये जमहूरियत की खिदमत होगी कि कोई आदमी जो है वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी राय का इजहार भी ना कर सके, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ ना कर सके। इस तरह की पाबंदियाँ जो हैं वो जमहूरी ममालिक में नहीं हैं। पाकिस्तान में अगर हैं तो वो भी इस तरह से हैं कि एक आदमी जो है वो अपना वोट और अपना
राइट जो है या अपनी जो इंटेंशन है उसको एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसकी एक कॉस्ट रखी गई है और वो कॉस्ट ये है कि ही मे बी डी सीटेड। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी जो है अगर वो पार्टी पॉलिसी से जो है वो इनहराफ करता है तो वो ऑटोमेटिकली डी सीट हो जाएगा। उसको नोटिस दिया जाएगा, 7 दिन में वो जवाब देगा। मे पॉसिबल कि वो अपने जवाब से अपनी पार्टी को या पार्लिमानी पार्टी को सेटिस्फाई कर ले, वरना फिर जो है वो स्पीकर के पास डिक्लेरेशन आएगी, वो आगे इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर एक फैसला देगा और वो फैसला जो है वो अपीलेबल होगा इन सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए ये प्रोसीजर जो है वोट का हक भी और उसके ऊपर उसकी कॉस्ट के तौर पे डी सीट होना भी, ये सारा प्रोसीजर आइन में दर्ज है। इसे सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो तब्दील नहीं कर सकती। इसको अगर तब्दील कभी होना हुआ या अगर होगा तो ये बाई दी पार्लियामेंट ही होगा और आइन में जो है वो अमेंडमेंट होगी। तो इसलिए ये कहना कि इस तरह से पार्टियों को इतना इख्तियार दे दिया जाए, इतनी डिक्टेटरशिप कायम कर दी जाए कि कोई आदमी जो है वो आगे से वहाँ पे उफ भी ना कर सके, तो फिर एक सेहतमंद जमहूरी माहौल जो है वो तो फिर कायम नहीं हो हमने देखा कि हुकूमतें गिराई गई। उस वक्त एक और प्रोविजन थी कानून में, 28वीं तरमीम के बाद उसको खत्म किया गया। अब अपने वोट का हक इस्तेमाल करना यकीनन आप हर एक का राइट है, लेकिन अगर लॉबी के थ्रू इसको मैनिपुलेट किया जाए, हुकूमतें गिराई जाए, एक तरीका कार बना दिया जाए, तो ये तो लूप होल रह जाएगा। हम फिर 90 की दहाई में नहीं चले जाएंगे, कल को कोई और आएगा वो भी यही करेगा। देखिए, एक ऐसा हुक्मरान जो जालिम भी हो, मुंतकिमुल मजाज भी हो, उसके दौर में गवर्नेंस का लेवल भी गिर जाए, इकॉनमी तबाह हो जाए और ख़ुद जो है वो जुल्म करने पे आमादा हो, तो ऐसे हुक्मरान के ख़िलाफ़ अगर उसकी पार्टी में से कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें आप वो जो लोटाक्रेसी की या मुनरिफ होने की या वफादारियाँ बदलने वाली बात है, तो वो उसके ऊपर तो आप उसको जो है वो रेफर नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब की अपनी तारीफ है कि जो आदमी अपोजिशन से गवर्नमेंट में जाए वो तो लोटा होता है, तो जो आदमी हुकूमत को छोड़ के सामने मैदान में आए तो वो तो एक मुजाहिदों वाली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होना और फिर ऐसी हुकूमत जो कि जालिम हो, जिसका सरबराह जो है वो गालियां दे लोगों को नेशनल टीवी के ऊपर, और वो उसकी तकरीर जो है वो 1.5 घंटा जो है वो लाइव कवर हो, वो धमकियां दे कि आपके बच्चों को जो है वो स्कूलों में जो है वो गालियां दी जाएंगी, आपको किसी तकरीब में जाएंगे वहाँ पे गालियां दी जाएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई आदमी अपना माफी ज़मीर बयान करता है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी हुकूमत वक्त के खिलाफ जो है वो बात करे। सो अज़द साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अदालत के पास ये मामला चला गया, मगर अदालत ने साथ में आपसे गारंटी भी मांगी है, मतलब उस पर यकीन किया है कि हर एक को वोट डालने दिया जाएगा। सो पहले आप ही के मिनिस्टर्स ये कहते रहे कि जत्थे में से निकल कर जाना पड़ेगा, जत्थे में से निकल कर आना पड़ेगा। सो अब इस तरह की तो कोई प्लानिंग नहीं होगी हुकूमत की, आई अस्यूम। और दूसरा जो नाराज अरकान है, वहां तक आपके मामला कहां तक पहुंचे हैं? और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कल एक हिस्टोरिकल इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान OIC की मेज़बानी करने जा रहा है। इंडीड जी, और ये कश्मीर के तनाजुर के मामले में कि कश्मीर को इंटरनेशनल करना है और उनकी जो जदोजहद है, कुर्बानी है, वो कोई मिलिटेंसी नहीं है, बल्कि वो इंडिजिनस उनकी जदोजहद और उनको आज़ादी राय का और उनको इस्तिस्वाब राय का और उनको रेजोल्यूशन का जो अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया वो उनको एक हक होना चाहिए। और मोदी की हुकूमत का जो एक सियाह चेहरा है वो हमने लोगों को दिखाना है, जो जुल्म वो कर रहा है। दूसरा ये कि तमाम मुस्लिम उम्मा कैसे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर वो यूनिटी कर सकते हैं, किस तरह वो एक दूसरे से साइंस और टेक्नोलॉजी से सीख सकते हैं, किस तरह कोलैबोरेशन रीजनल उनकी हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर फ़लस्तीन का तनाज़ुर और इस्लामोफोबिया, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है।
1974 में भुट्टो ने करवाया था, वो भी दाद के काबिल थे। और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की 3.5 साल के दौरे हुकूमत में हुआ है, और जो एक दुनिया के अंदर OIC की और ये जो पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो जिसको डूम वॉर कहा जाता था और आइसोलेशन की तरफ लेकर जाना चाहते थे, आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा और मुल्क बन गया है। और मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बात है कि उम्मत मुस्लिमा को अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, यूनिटी के मामले के ऊपर, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले के ऊपर और इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज ये हमारे मुल्क में एक इवेंट होने जा रहा है। अब जहाँ तक मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, और अभी जो आपके राना सनाउल्लाह साहब ने आपको बड़ी दलीलें दी है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि बिसाइड एवरीथिंग कि जो कोर्ट के अंदर मामला चले जाएं, फरिया क्या ऐसा हो सकता है कि कल को ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना? यहाँ तो ऐसे ऐसे जो कब्र में पाँव लटका के बैठे हुए हैं, ज़मीर के सौदे करते हैं, ज़मीर फरोशी करते हैं। वैसे तो लोटा क्रेसी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, लोटों की तो आजकल सुना है कि बड़ी डिमांड बढ़ गई है, और अल्लाह भला करे जो लोग लोटों के कारोबार करते हैं, PMLN को और जरदारी को बड़ी दुआएं देते हैं, उनका कारोबार चमक गया है। लेकिन ये कि मरियम नवाज की ही अल्फाज है, उन्होंने एक अगर इजाजत दें, इसमें तो आपकी पार्टी को भी एक इल्जाम लगता है कि उसमें अक्सर लोग दूसरी पार्टी से नहीं, आए हैं। आपके मेन की मिनिस्टर्स वो दूसरी पार्टी के मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, सो फिर आप उनको लोटा कहें तो फिर तो आपकी आई डोंट यूज दिस वर्ड क्योंकि आपने यूज किया, मैंने कहा है, तो फिर तो आपकी कैबिनेट के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होगा। मैं फिर ये आपको कहना चाहती थी कि मरियम नवाज के अल्फाज हैं कि मेरी अपनी जो पार्टी के लीडरान है उनसे गुजारिश है, मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ कहना चाह रही हूँ कि आप किसी लोटे को आपने टिकट नहीं देनी है, क्योंकि लोटे की जगह बाथरूम में होती है, और उन्हें भरे मजमे में ये खिताब फरमाया था। अब मरियम बाजी को अगर ये लोग अपना लीडर मानते हैं तो फिर राना सनाउल्लाह साहब फरमा सकते हैं कि इनकी जगह इस वक्त कहाँ है उन लोटों की। दूसरी बात यह कि अगर कोई एक शख्स अपनी पार्टी छोड़ के, जिस तरह जावेद हाशमी ने किया था कि वो इस्तीफा देके पार्लियामान से और वो आ जाता है किसी और पार्टी के नजरिए के ऊपर, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ज़मीर फरोशी करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं और आप हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो ये तो उससे भी बहुत बड़ी लानत है, मैं समझती हूँ। वहां पे अगर कल को ख्वाहिशात के ऊपर पाबंदी नहीं है, कल को नवाज शरीफ उठ के कह देता है कि मेरा जो दोस्त है सज्जन जंदाल, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि नोटों के बैग ला के मैं अपनी पार्लियामान जो है यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो ये किसी पार्टी के जो है सिंध के अंदर या किसी हाउस के अंदर जो है वो ज़मीर फरोशों को बिठा देंगे और किसी भी पार्टी के इलेक्टेड नुमाइंदों की ज़मीर फरोशी करके, मंडी लगा के, बिकाऊ माल करके उनके ज़मीर खरीद के 20 करोड़ में, 40 करोड़ में, 50 करोड़ में कहेंगे, तो क्या सज्जन जंदाल की ख्वाहिश के ऊपर ये यहाँ पे हुकूमत बना देंगे? ये किस किस्म का सबक ही जो है इस मुल्क और आवाम को पढ़ाना चाहते हैं? वोट जो है वो इज्जत के लिए होता है। वोट जो है वो आपको ऐवान में 80-80 हज़ार लोग जो है आपको एक पार्टी के नाम पे, मैं इंडिपेंडेंट की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात करती हूँ जो पार्टी के टिकट के वोट लेकर आए होते हैं। आपके अवाम ने आपको वोट दिया और आपने जाके वो किसी और की गोद में जाके बेच दिया ज़मीर फरोशी करके, और आप कहते हैं ज़मीर जा गए। कह रही हैं कि जो इंडिपेंडेंट आए हैं वो अगर बाद में तो ज्वाइन कर लिया उन्होंने PTI को, हुकूमत के पर्क्स भी ले लिए, अगर वो जाते हैं तो वो अलग कैटेगरी में आएंगे। नहीं, मैं सिर्फ डेफिनेशन बनाना चाहती हूँ ना कि अखलाकियात भी कोई चीज होती है। बड़े जमहूरियत की पट्टियां ये लोग पढ़ाया करते थे, आज एक इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ साजिश करके और जमीर फरोशी करके और उसके ऊपर शेखियां मारना, उसके ऊपर कौम को सबक पढ़ाना कि हम कोई बहुत बड़ा काम करें। इतना ही जमीर जा गया तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इतना ही जमीर जा गया तो अपने जाके अवाम का जो जिन्होंने आपको वोट दिया है उसका जाके सामने क्यों नहीं करते? वहां से जाके आप सिंध हाउस के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, कितने देर छुप के बैठे रहेंगे? बात है कि वोट आपकी अमानत है। ब्रेक पे जाने, सिंध हाउस का आपने जिक्र किया ज़रदार साहिबा, आपके 3 सवाल ये हम पूछ लेंगे। अहमद हुसैन ढेर भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन क्विकली, जब मैं सिंध हाउस में थी तो वहां पर वो बड़ा कह रहे थे कि हमारे पास अभी 15 अरकान और हैं जो कि इन लोगों को नहीं पता, और उसमें फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं और एक खातून मिनिस्टर भी हैं। आपको कोई इतला हो, क्योंकि खवातीन मिनिस्टर्स तो इतनी शायद नहीं है आपकी पार्टी में, कौन कौन हो सकता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो सिंध हाउस एक बिकाऊ मंडी और माल मंडी बना हुआ है जिसमें जमीर फरोशी की जा रही है, मुझे तो वैसे भी वो सिंध हाउस के ऊपर भी शर्म आती है उसका नाम लेते हुए भी। तो अब वहां पे अगर कोई एक मुनहरिफ जमीर फरोशी करके जमीर को सुला के पैसों की नोट दे के अगर वहां पे इस तरह की लोगों में जानबूझ के अफरा तफरी फैलाने की खातिर किसी और के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि अपना जमीर बिका हुआ तो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। जहां तक खवातीन की बात है, मिनिस्टर की बात है, जहां तक मेरी बात है,
देखिए फरिया, हम जैसे लोग जो होते हैं ना, जो जीरो से स्क्रैच करके अपने वोट लेकर यहाँ पे बड़े बड़े सरदारों को हरा के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वोट के ऊपर, बल्ले के निशान के ऊपर हमें ऐवान में इज्जत मिली होती है। अपने जिस्म के अंदर खून का एक एक कतरा हलाल की कमाई का है। बहादुरी और जो ये जो वो होता है ना, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि खून का एक एक कतरा जो है ना, इस पार्टी की अमानत है। जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे में लपेटे जाएंगे ना मौत के बाद, तो साथ पीटीआई के झंडे में भी लपेटे जाएंगे। ये जो हराम काम करते ना, ये जो हराम जमीर बेचती हैं, ये उन्हीं लोगों को मुबारक हो। मैं समझती हूँ कि इन लोगों ने अपनी सियासत भी खत्म की, अपने खानदान की इज्जत भी खत्म की, वोट की इज्जत भी खत्म की, और अपने हल्के के अवाम को उन्होंने बेचा। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके हल्के के अवाम एंड वेलकम बैक। अहमद हुसैन ढेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले पीपल्स पार्टी में थे, 2008 से 2013 तक एमपीए भी रह चुके हैं। फिर इलेक्शन से कुछ अरसा पहले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, उन्हीं के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और जीता। एक दफ़ा ज़रा देखिए कि रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू का क्लिप है। देहर साहब क्या कहा करते थे अबाउट पीटीआई। देहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कुछ ऐसे खास मामला जरूर हुए होंगे कि आप अर्तुरुल से तशबीह दे रहे थे खान साहब को, फिर किस तरीके से आपके ख्यालात तब्दील हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ा। ये सिर्फ उनके जो साथ उनके हवारी हैं और उनके जो दरबारी हैं, उन्होंने ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है कि आई हैव लेफ्ट हिम। एक्चुअली मैंने 1 साल पहले भी इन्होंने शो कॉज दिया था, जब मैंने एक मुतालबा किया था कि सबसे ज्यादा करप्शन मुल्तान में हो रही है, और उसके लिए मैंने स्टैंड लिया था और मैंने एक दफा सेक्रेटेरिएट के लिए इस्तीफा भी दे चुका हूं। मैं हमेशा इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स करता हूं और जब मुझे इंसाफ ना मिले तो मैं आवाज उठाता हूं। अभी 3 महीने से मैं असेंबली नहीं गया और मैंने सिर्फ 2-3 मुतालबे रखे हुए थे। ना मैंने ये कहा है मैंने पार्टी छोड़ी है, ना मैं सिंध हाउस में गया हूं, और ना ही मैंने ये कहा है कि मैं वोट नहीं दे रहा। ये मुझे इन्होंने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि वहां पे जो मिनिस्टर्स हैं मुल्तान में, वो हमेशा मुझे टारगेट करते हैं, और मैं चूंकि गिलानी और बोसन से जीता हूं तो हमेशा ही मुझे ये, यानी सारी अथॉरिटीज इनके पास हैं, हमें कुछ देते नहीं है। एक एक हल्के में 11-11 अरब रुपए ये लगा चुके हैं, हमें उसका 10% भी फंड नहीं मिला। मैं इस बात पे जब भी बात करता हूँ ये मुझे हमेशा मिसगाइड कर, मुझे मैं अंडर एस्टिमेट करते हैं। अभी इस वक्त भी मैं पार्टी के साथ हूँ, मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा। ओके, ये बड़ी खबर है। आप शराइत रखी है कि मेरी वो शराइत पूरी करें। ओके, सो ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि ये खबर हर जगह चल चुकी थी कि आप दूसरे ग्रुप में चले गए हैं, मगर आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा सोचा और अभी फैसला नहीं किया, या आपने ऐसा सोचा ही नहीं है कि दूसरी तरफ जा सकता है। दुख ये जरूर हुआ है कि ये इन्होंने मेरे घर पे हमला करवाया है, मुझे इसका जरूर दुख हुआ है। और क्योंकि वहां पे लोकली जो पीटीआई के जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स मेरे मुखालिफ हैं और वो ये सारा प्रिटेंड कर रहे हैं, और इमरान खान साहब को इस वक्त दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चल रहा। ढेर साहब, आपके हवाले से तो आप जाने माने सियासतदान हैं, आपके बारे में बड़े अरसे से खबरें छप रही थी। ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने खुद आपको गारंटी दी है पीएमएलएन की टिकट लेने की, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि ये गलत खबर है या ये ठीक थी खबर? मैं तो आपके मुंह से ये सुन रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि इस तरह की कोई गारंटी हुई है, या मेरी मुलाकात साबित कर लें, किसी भी अपोजिशन लीडर से मेरी मुलाकात साबित कर लें, मेरा राब्ता कर लें साबित, सिंध हाउस में मेरी मौजूदगी साबित कर दें। वहां पे इंटरव्यू देने गया था तो हामिद मीर साहब वहां पे थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि इस सिंध हाउस में आप नहीं थे जब वहां गए थे। तो मैं तो अभी भी इस वक्त लाहौर में हूँ मैं, और मैं अपनी फैमिली की शादी है उसमें आया हुआ था, तो मैं तो अभी ऐसा कोई मसला ही नहीं है। जो आपने बातें बताई हैं, आपने कहा एक मिनिस्टर मुल्तान के, किसका, शाह साहब का जिक्र कर रहे हैं या किसी और का किसका जिक्र कर रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं गलतफहमियां
फैला रहे हैं। जी हाँ, मिनिस्टर सुल्तान के जो है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को पर्सनल नहीं जाना चाहता। वो शुरू से आपको पता है मैं उनके खिलाफ एहतजाज भी करता रहा हूँ, बात भी करता रहा हूँ। अभी भी उन्होंने जो बंदे भेजे हैं मुझे, इनके डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने आके मेरे घर पे हमला किया है। वो 8 पर्चों में उनके साथ जो दोस्त उनके थे, ग्रुप थे, 8 पर्चे कब्जे ग्रुप के पर्चों में वो मुलविस हैं। 2 पर्चे उनके अपने ऊपर हो चुके हैं, कब्जा ग्रुप है वो, वहां पे उन्होंने पार्टी को भी बदनाम किया हुआ है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। So 64,000 वोट गिलानी साहब ने लिए थे और 74,000 वोट आपने लिए थे। धमकी वाली करते हैं। अब एक इज्जतदार बंदे को जब आप धमकी देंगे तो जाहिर है उसने फिर डिसहार्ट तो होना है ना। सो आप डिसहार्टेड हैं इस वक्त? डिसहार्टेड इसलिए हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि बच्चों की शादियां नहीं होगी, क्या ये लेवल है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि इस तरह झगड़ालू औरतों की तरह बातें करें? और इस तरह के झगड़ालू औरत है। अब निकाह जो होंगे इस्लामी तरीके से निकाह होंगे तो वो निकाह जो है ना वो उसमें निकाह ना हो, इस तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर से करना क्या जेब देता है उन्हें? फिर अभी जो नया इशू उन्होंने खड़ा किया है कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है इसकी इंडिया की, वो जनाब उसकी तारीफ कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि इंडिया की हमेशा से एंटी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी को कैसे इनको पसंद आ गई? जो शहीदों का खून है, जो उन्होंने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा उनकी पॉलिसी कश्मीर के खिलाफ। आप ये कह रहे हैं कि आप वहां पर नहीं थे, आपको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने जो बात डराया था वो तो उन लोगों को डराया था जो मुनहरिफ हो रहे हैं। अगर आप मुनहरिफ नहीं हुए हुए तो फिर आप क्यों डर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की बात से? उन्होंने जो उन लोगों को कहा कि उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। ये बताएं, आई एम स्टैंडिंग विद द पार्टी। मैं मुतालबे मैंने जरूर रखे हैं, ये मुतालबे मैंने 1 साल पहले भी रखे थे, 3 साल पहले भी मैंने ये एक मुझे जब इन्होंने शो कॉज नोटिस, आपने कहा ओके धेर साहब से राब्ता दोबारा करने की कोशिश करें जी। जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन हो रही है ठीक इस दफा पीटीआई की गवर्नमेंट में, तो इन्होंने पार्टी ने मुझे शो कॉज नोटिस दिया था। फिर साउथ पंजाब के इशू पर मैंने इस्तीफा दिया था कि अगर मुल्तान में आप साउथ पंजाब में अगर सेक्रेटेरिएट नहीं ले आते तो मैंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब के सामने फिर फाड़ा गया और 8 महकमे उन्होंने मुल्तान में दिए। मैं हमेशा से रेजिस्ट करता हूँ हक और सच के ऊपर, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं छोड़ गया हूँ। ठीक है धेर साहब, आपने जो बात की अब ज़तार साहब के सामने रखते हैं। ज़तार साहबा, धेर साहब अब जरा एक मिनट अब जरा उनकी बात सुनिएगा। ज़तार गुल साहबा, धेर साहब आपके सामने जबरदस्त तनकीद भी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पे, मगर वो कह रहे हैं कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं किधर जाऊंगा, और ये तो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, 1 साल पहले शो कॉज नोटिस भी मुझे हो गया है, तो मेरे घर के आगे मुजाहरे क्यों हो रहे हैं? जी ज़तार गुल साहबा। अच्छा फरीहा, सबसे पहले तो ये क्या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने फरमाया कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, किसी एमएनए का जाती वोट नहीं होता। मुझे आवाज नहीं आ रही। अगर अहमद हुसैन डेर साहब ने ये बात रियलाइज कर ली है कि वो पार्टी के साथ खड़े क्योंकि वो पार्टी की टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। और अगर उनको ये फील हुआ है कि उनके हल्के के लोगों ने इनके बारे में जो ये बात थी कि ये मुनहरिफ हो गए और इनके हल्के के वोटर्स ने इनके खिलाफ एहतजाज किया और इनको ये बात फील हुई है कि ये अच्छी बात नहीं है, तो ये इनको अच्छा फील इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि एक जो इलेक्टेड नुमाइंदा होता है वो उसको अपने हल्के की पल्स का पता होना चाहिए। अगर आपकी हल्के की पल्स आपके खिलाफ जा रही है और आप इसको रियलाइज करें और आपको तकलीफ है, तो इसका मतलब है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप कायल कर सकते हैं कि आपको गलतफहमी हुई थी या आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हुआ था या आपके बारे में या आपके कोई मिसकॉन्डक्ट का आपस में एक दूसरे के साथ इश्यू हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपका लोकली पार्टियों में एमएनएस का एमपीएस का आपस में तनाजा होता है, एक पार्टी के अंदर होता है, बट इट डज नॉट मीन कि वो ग्रीवेंसेस आप अपने प्राइम मिनिस्टर के या अपने पार्टी लीडर के खिलाफ करें। तो मैं तो समझती हूं कि देर नहीं हुई है, ये पार्टी का हिस्सा है, ये खुद बल्कि ये आपकी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तो ये ब्रेकिंग न्यूज सुन रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने ये पॉजिटिव नोट दिया। जहां तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात है, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शान रसूल का मुकदमा लड़ा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उम्मत मुस्लिम का मुकदमा लड़ा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मुकदमा लड़ा है। तो मैं समझती हूँ कि जिसकी दुनिया कायल है, जिसकी उम्मत मुस्लिमा कायल है, जिसको एक ग्लोबल लीडर के तौर पर लिया जाता है, मैं समझती हूँ अगर आप उसकी डिसएग्रीमेंट आप सिर्फ इस वजह से कि आपका लोकली किसके साथ इश्यू हो गया, इट इज मेरे ख्याल में अनफेयर। बट मैं समझती हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये जो अहमद साहब ने ये बात की कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं,
ये पार्टी का वोट है, पार्टी की वोट की अमानत है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के साथ खड़े, अंदरूनी इख्तलाफ है उसका अंदर एक कोई और फोरम ढूंढ लेंगे। मेरे ख्याल में इस बात को मुझे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। आई थिंक हमारे बड़े जो भी हैं पार्टी के वो इनके साथ राब्ता कर लेंगे और ये जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेज हैं ये खत्म कर देते हैं। वापसी इन्होंने खुद कहा है कि मैं तो पार्टी से गया ही नहीं हूं। जी आप इनको वेलकम करें। जी जी बिल्कुल। और दूसरा जो उन्होंने कहा है ना कि जी देखिए मैडम, आपको अच्छा पता है, आप मेरे ग्रीवेंसेस जानते हैं, आपसे भी कई दफा डिस्कस हुए हैं। बात यह है, मुझे इन्होंने कितना प्रेशराइज किया हुआ है मेरे हल्के में, मिनिस्टर्स ने अपने हल्के में। उसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, मैं अगर इजाजत है, अगर एक इजाजत है देर साहब, आप बाहर निकले, आपने अभी किसने मुझसे राब्ता किया है? देर साहब आप अभी अनाउंस कर दें, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। देर साहब बात तो सुन ले देर साहब, अभी पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, आपका हल्का सुन रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। लेट्स जस्ट अनाउंस कि मैं नहीं दे रहा अपना वोट किसी और को, मैं पार्टी को दे रहा हूं। आपके खिलाफ से एहतजाज करें, खत्म हो जाएगा। आपने मुझे शो कर दिया, मेरे घर में बंदे घुसा दिए, ये कहां का शराफत का तरीका है? देखें, आप पहले मेरी बात सुने, मेरे मसले हल करें, मेरे वहां के मसाइल हल करें। मैं तो पार्टी के साथ खड़ा हूं। आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे आप हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। एंड वेलकम बैक। ज़ेताज गुल साहिबा, आपकी पार्टी में ये अकेले नहीं है देर साहब, कई लोगों का ऑन रिकॉर्ड नजर आ रहा है कि वो नाराज थे, उनको रिजर्वेशंस थी, वो कह रहे हैं मुझे शो कॉज भी हो गया, मैंने आवाज भी उठाई। सो पार्टी में कोई देख नहीं रहा था कि इन लोगों को एंगेज किया जाए, इनके मामलात को सॉल्व किया जाए। एक तरफ तरीन ग्रुप नाराज, एक तरफ और लोग नाराज, तो काफी नाराज लोग थे आपकी पार्टी में। फरिया, अगर किसी का पार्टी में इख्तलाफ होता है ना, या लोकली आपस में MNAs MPAs की या मिनिस्टर्स की आपस में नहीं बनती, और होता है अहले इलाका के लिहाज से आपस में ये होता है कि मेरा ज़्यादा वहाँ पे इजारादारी होनी चाहिए या मुझे ज़्यादा फंड मिलने चाहिए ना, ये तो आपको उंगली पकड़ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपकी जगह नहीं बनानी ना। उन्होंने तो आपको इज्जत दे दी कि उन्होंने आपको पार्टी की टिकट दे दी और आपको पार्टी का हिस्सा बनाया, और आप लाखों एक बंदा कह रहा है कि अर्तुरुल है प्राइम मिनिस्टर, वो उनको अर्तुरुल कहते हैं। आज वो नाराज बैठे हैं तो कुछ तो हुआ होगा। नहीं, मैं देखिए फरिया, मैं कंप्लीट क्या कर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इज्जत दे दी है ना पार्टी में, आप पार्लियामान में आ गए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप पार्टी से। मेरी बात सुने फरिया, 70 सालों से इन पिछले हुक्मरानों ने इस मुल्क को लूटा है। 35 साल उनकी हुकूमतें उमी है। मनी लॉन्ड्रिंग उनके सर पे, मकसूद चपरासी उनके सर पे, मुश्ताक चीनीवाला उनके सर पे, पनामा उनके सर पे। आज तक 1 रुपए का